हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो दोस्तों आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू कवर करेंगे इकोनॉमिक्स एंड अर्थशास्त्र के, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर यानी मॉडल सेट से लिया गया है। ये सब क्वेश्चन से काफी यूनिक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होता है। और आपको पता है कि इकोनॉमिक्स एंड अर्थशास्त्र जो है एक यूनिक सब्जेक्ट है अपने आप में, ठीक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सारे क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। किसका अध्ययन है? राष्ट्रीय आय का या फिर राष्ट्रीय उत्पादन का या फिर एक विशिष्ट फॉर्म का या फिर इनमें से सभी, नेशनल इनकम या फिर नेशनल प्रोडक्शन या फिर अ पार्टिकुलर फॉर्म या फिर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था परिचय चैप्टर में, थोड़ा सा आप याद कीजिए उसका एक्सप्लेनेशन में, थ्योरी एक्सप्लेनेशन में आप लोग पढ़े थे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है कि इसमें किसी विशेष व्यक्ति या फिर विशेष फॉर्म के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे अर्थव्यवस्था के समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय ना, उसके बाद एनएनपी, जीडीपी, ये सब का अध्ययन जो होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स से कहते हैं। लेकिन यहाँ है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो अध्ययन है ये क्या हो जाएंगे? एक विशिष्ट फॉर्म का, ठीक है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ पार्टिकुलर फॉर्म। इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग दैट को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि भारत में क्या है, भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो होता है सह अस्तित्व होता है किसका? प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, यानी दोनों मिलकर के, सरकार और पब्लिक, सरकार और जनता मिलकर के, दोनों मिलकर के इसमें काम करता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो आप जानते हैं इसका अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का अगुवाई कौन कर रहा था? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ कर रहा था। आप पढ़े हैं पॉलिटी में, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। इसी तरह से बढ़ेंगे आगे। सिंपल सा चैप्टर आपका, सिंपल क्वेश्चन है, यानी इकोनॉमिक्स से जो है, इकोनॉमिक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं सारा क्वेश्चन से सिंपल है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब आगे बढ़ते थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है, यानी द कांसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज एसोसिएटेड विद सैमुअलसन से या फिर मार्शल से या फिर हिग्स से या फिर रॉबिन्सन से। देखिए ये जो जुड़ी है ये किससे जुड़ी हुई है? सैमुअलसन से जुड़ी हुई है। द कांसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज एसोसिएटेड विद सैमुअलसन। इस तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग का जो इकोनॉमिक्स का अगर कोई भी चैप्टर का अगर थ्योरी अगर कंप्लीट नहीं है या फिर कोई भी चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे तरह से बता दिया गया है, पूरा चैप्टर आप लोगों को कवर करा दिया गया है। सिर्फ 2 या 3 चैप्टर बाकी है आपका इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो 2 या 3 चैप्टर जो बाकी है वो मतलब छोटा, मतलब बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, वो भी हम लोग मतलब कवर कर लेंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में सेवा के उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सर्विस, ठीक है। चिकित्सकों का कार्य या फिर अध्यापकों की कार्य या फिर वकीलों की कार्य या फिर इनमें से सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सर्विस? वर्क ऑफ डॉक्टर्स, वर्क ऑफ टीचर्स, वर्क ऑफ लॉयर्स या फिर ऑल ऑफ दिस। तो सेवा के जो उदाहरण हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? चाहे सभी हो जाएंगे, चाहे चिकित्सा के कार्य हो या फिर अध्यापक के कार्य हो या फिर वकीलों के कार्य हो। ये सब क्या करते हैं कि समाज को सेवा देते हैं। क्या देते हैं? सेवा देते हैं, अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, समाज की एक तरह से क्या करते हैं उन लोग का, मतलब एक तरह से रक्षा करते हैं और समाज को एक तरह से अच्छाई की ओर लेके जाते हैं। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑल ऑफ दिस यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है? विच वन इज इकोनॉमिक गुड इन द फॉलोइंग, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया, टेलीविजन या फिर हवा या फिर सूर्य की रोशनी या फिर नदी का पानी। तो सिंपल सी बात है, ये तो बच्चा भी इसका आंसर दे देगा, ये तो सिंपल सी बात हुआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेलीविजन। बाकी ये क्या, ये हवा तो प्रकृति का देन है, सूर्य की जो रोशनी है ये भी प्रकृति का देन है, उसके बाद नदी का जो पानी है ये भी क्या, प्रकृति का देन है। ये सब प्राकृतिक वस्तु है। तो इस तरह से जो आर्थिक वस्तु क्या हो जाएंगे? टेलीविजन यानी टीवी क्या हो जाएंगे? आर्थिक वस्तु हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करते हुए चलेंगे। क्या करते हुए चलेंगे? कमेंट करते हुए चलेंगे। जहां भी आपको कंफ्यूजन हो, जहां भी आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे, क्योंकि हम
बाद में फिर सारे कमेंट को रिव्यू करते हैं और सारा कमेंट को देखते हैं कि कौन क्या कमेंट किया नहीं किया। जो अगर फिर इधर उधर का कमेंट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को क्या कहता है ब्लॉक भी करना पड़ा, क्या बोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन करा कि दुर्लभता की समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे साधन यानी स्कैर्सिटी प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर या फिर अनलिमिटेड, लिमिटेड, सफिशिएंट या फिर वास्ट यानी असीमित, सीमित या फिर पर्याप्त या फिर बहुत ज्यादा। तो दुर्लभता का मतलब होता है जो जल्दी ना मिले। दुर्लभता का मतलब क्या होता है, जो जल्दी ना मिले और वह मतलब तुरंत वह नाशवान वस्तु हो, मतलब तुरंत उसकी मतलब समाप्ति का मतलब एक तरह से समाप्त होने वाला वस्तु रहता है, ठीक है, उसी को कहते हैं दुर्लभता। तो दुर्लभता की जो समस्या है वो क्यों है, क्योंकि हमारे संसाधन क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। सही बात है, हमारे पास जितने भी साधन है, कोयला है, कोयला का खदान तो अनलिमिटेड नहीं है। आज हम कोयला निकाल रहे हैं, ठीक है, आज देश क्या कर रही है कि आज कोयला, पता है ना आपको, न्यूज से अगर आप जुड़े हुए रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बीच बीच में एक खबर आई थी, एक न्यूज आया था कि कोयला का खदान मतलब कोयला जो है कमी के कारण अब बिजली उत्पादन करना मतलब बहुत मुश्किल हो गया। अब ये सब क्या है, क्यों कोयला मतलब समाप्त हो रहा है, क्योंकि कोयला जो होगा लिमिटेड है, लिमिटेड साधन है यानी सीमित साधन है, इसकी दुर्लभता हो गई। अब ये जल्दी नहीं मिल रहा है क्योंकि जो जितने भी प्रकृति में, जितने भी नेचर में जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे आप ग्राउंड वाटर का बात करें, जैसे बहुत बार सुने होंगे कि अगर दिल्ली में होता है क्या है कि वहाँ बहुत नीचे तक मतलब बहुत नीचे तक गहराई तक मतलब फीट मतलब जो होता है उसको जो पैप होता है उसको एक तरह से गलान करना पड़ता है, मतलब नीचे लेके जाना पड़ता है, तभी वहाँ से एक तरह से ग्राउंड लेवल से वाटर मतलब उठाया जाता है, फिर वाटर मतलब निकाला जाता है पीने के लिए, पानी पीने के लिए निकाला जाता है। क्योंकि ग्राउंड जो है, ग्राउंड वाटर जो है यानी जो इसका भौम जो है वो इसका स्तर को काफी जो है नीचे चला गया, क्योंकि वहां जो व्यापक पैमाने पर यानी ज्यादा से ज्यादा वहां क्या हुआ, यानी जो जल है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हुआ। और आप जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो हुआ क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। इसलिए हम लोगों को अपने भविष्य में यानी हमारे भविष्य में जो भी पीढ़ी आने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपने संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करेंगे, यूज करेंगे, एक तरह से उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है। लिमिटेड है इसलिए क्या है, दुर्लभता है, ये हमारी समस्या है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी हैज टू फेस द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है, पूंजीवादी, समाजवादी या फिर मिश्रित या फिर सभी। तो सभी अर्थव्यवस्था को क्या हो जाएंगे, सभी अर्थव्यवस्था को। देखिए यहाँ क्या है कि गरीबी, आप जानते हैं गरीबी तो जानते हैं, गरीबी का मतलब होता है जो भी मतलब एक तरह से रुपया पैसा की कमी, हालात तंगी हो, तो ये गरीबी जो है, गरीबी का सामना हर एक अर्थव्यवस्था में करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गरीबी का सामना कि हर एक अर्थव्यवस्था में होता है। जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अगुवाई कर रहा था अमेरिका, तो अमेरिका में गरीबी नहीं है क्या। समाजवादी का कर रहा था रसिया, तो रसिया में गरीबी नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है यह इंडिया में है, तो इंडिया में गरीबी नहीं है। तो ये जो है ये सब अर्थव्यवस्था में गरीबी होते हैं। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो मूल आर्थिक समस्या क्या हो गया, गरीबी हो गया। तो तीनों प्रकार के जो अर्थव्यवस्था है सभी को गरीबी से सामना करना पड़ता है, गरीबी से जूझना पड़ता है। हाँ, ये अलग सी बात है, कोई देश मतलब ज्यादा तरक्की कर लिया है, कोई देश मतलब कम तरक्की किया है, या फिर कोई अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब क्या है कि ये पब्लिकों को ज्यादा मतलब ये प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा देता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसको मतलब समाज के कल्याण को ज्यादा मतलब ध्यान में रखता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसमें समाज और सरकार दोनों अपना काम करता है, मिलजुल करके समाज के लोग और सरकार दोनों अपना सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस के रूप में फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा है कि सभी आर्थिक समस्याओं के कारण है, यानी ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू, क्या कौन सा कारण है, असीमित शिक्षा, असीमित इच्छाएं या फिर इच्छाएं हैं, असीमित इच्छाएं या फिर सीमित साधन या फिर विभिन्नता, प्रधानता या फिर इनमें से सभी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको चूज करना है। देखिए मैं आप लोग एक बात बता दूं कि आर्थिक समस्या, मान चलिए आर्थिक समस्या किसको कहते हैं, गरीबी को कहते हैं। गरीबी एक क्या है, आर्थिक समस्या है, मतलब गरीबी से जूझना एक क्या है, आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या आपके पास क्यों आई, समाज में क्यों आई, क्योंकि लोगों के पास जो है अनलिमिटेड वांट्स है। क्या अनलिमिटेड वांट्स है, असीमित इच्छाएं हैं, है तो पैसा 2 रुपया, लेकिन इच्छा है आपको एरोप्लेन में उड़ने का, तो यहाँ गरीबी तो 100% होना ही है। तो और सीमित साधन, हमारे संसाधन में या फिर हमारे माहौल में या फिर हमारे वातावरण में जो भी प्रकृति के द्वारा जो संसाधन दिए गए हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं यानी
प्रकृति की तरफ से जो भी संसाधन है वो क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। अभी जस्ट मैंने एक बार मतलब एक लिमिटेड के बारे में आप लोगों को बताया। उसके बाद विभिन्न प्रधानता, ठीक है, यानी डिफरेंस प्रियोरिटीज, विभिन्न प्रधानता। यह क्या होता है कि विभिन्न प्रधानता करने का मतलब ये होता है कि कोई लोग संसाधन को ज्यादा प्रियोरिटी देते हैं, यानी प्रधानता देते हैं, उसको अच्छा मूल्यवान वस्तु की तरह यूज करते हैं। कोई लोग क्या करते हैं कि मतलब उसको मूल्यवान वस्तु की नहीं, बल्कि कहता है कि ये तो असीमित है, अनलिमिटेड है, इसका यूज करो जितना चाहे मन, ठीक है। आप देखिए आपके आसपास कोई आदमी होंगे, कोई आदमी क्या करता है कि वो अगर वाटर यानी पानी का अगर यूज करता है वो तो लिमिटेड में करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वाटर को एक तरह से ज्यादा नुकसान करेंगे तो हमारे जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं तो ये उसको ये बात पता होता है कि वाटर जो है लिमिटेड साधन है और ये अगर ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और जिसको पता नहीं रहता वो क्या करते हैं, अनलिमिटेड उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यही होता है विभिन्नता यानी विभिन्न प्रधानता। कोई लोग ज्यादा प्रियोरिटी देते हैं, मतलब ज्यादा दर्जा देते हैं, ज्यादा मतलब एक तरह से सोच समझ के काम लेते हैं, कोई लोग नहीं लेते। यही हो गया आपका विभिन्न प्रधानता। तो इस तरह से तीनों कारण हो जाएंगे, असीमित इच्छाएं, सीमित साधन, विभिन्न प्रधानता, इनमें से सभी तो क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी आर्थिक समस्याओं का क्या कारण है। इस तरह से 8वां क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन धन की विशेषता है। सिंपल सी बात है, which one is the characteristics of wealth, ठीक है, यानी यूटिलिटी या फिर स्कैर्सिटी या फिर एक्सचेंजेबिलिटी या फिर ऑल ऑफ दिस, ठीक है, उपयोगिता, सीमितता, विनिमय, साध्यता या फिर इनमें से सभी। तो ये जो हो जाएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी निम्न में से कौन धन की विशेषता, उपयोगिता, धन के उपयोग कर सकते हैं, सीमितता, ये भी धन में मतलब जो भी होता है जो लिमिटेड में होता है, क्योंकि धन लिमिटेड में क्यों होता है, क्योंकि साधन जो है, संसाधन जो है वो लिमिटेड में। उसके बाद विनिमय, साध्यता, एक्सचेंजेबिलिटी, धन को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है या फिर एक व्यक्ति का धन दूसरा व्यक्ति रख सकता है, ये क्या मतलब विनिमय, साध्यता। उसके बाद जो है इनमें से सभी तो क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी, सिंपल सी बात है। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बिल्कुल राइट जो होता वो होता ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन करा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए और मतलब कितना मतलब जो होता है ये सब क्या मतलब केंद्रीय समस्या है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थव्यवस्था की ये सब क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम है। व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तो ये सब क्या है, केंद्रीय समस्या है। और ये जो यहाँ आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है आपको साधनों का आवंटन या फिर साधनों का कुशलतम प्रयोग या फिर आर्थिक विकास या फिर इनमें से सभी। ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको जस्ट बताया कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये सब समस्या है आर्थिक समस्या यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन में कुछ और ही दिया है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कराएगी उत्पादन संभावना वक्र ढाल गिरता है, यानी द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप, यानी इसका जो ढाल होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो किधर से किधर गिरता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर या फिर दाएं से बाएं की ओर या फिर बाएं से दाएं की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर। देखिए ये जो गिरता है ये गिरता है ऊपर से दाएं से बाएं की ओर जाता है। कहां से, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसका आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी आप इसको याद रखने का कोशिश करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि इसके लिए हम मतलब जो होता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में आपको ग्राफ से पूछ दिया जाएगा। भले आपको वहां ग्राफ पर शो नहीं करेगा लेकिन वह ग्राफ से डायरेक्ट उठा के पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ एमसीक्यू आपको पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल गिरता है वो किधर से किधर, तो ये होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी दाएं से बाएं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आपको याद रखना है। बहुत बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आया होंगे कि इसका जो ढाल होता है ये कैसे दाएं से बाएं गिरता है, ठीक है। फिलहाल आप इसको याद रखेंगे, कोशिश करेंगे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्वेश्चन करा कि एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, यानी अ कंट्री डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन किस पर निर्भर करता है, पूंजी संसाधन या फिर बाजार का आकार या फिर प्राकृतिक खनिज। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए पूंजी संसाधन यानी पैसा होगा किसी देश के पास, अगर पूंजी होगा तो वो देश ज्यादा तरक्की नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, करेगा। अगर बाजार का आकार किसी देश के पास ज्यादा होगा, बड़ा बड़ा मंडी होगा, बड़ा बड़ा बाजार होगा, मार्केट होगा, तो वो देश विकास नहीं करेगा, 100% करेगा। किसी देश के पास अगर प्राकृतिक खनिज है
तो वो क्या करेगा, अपना खनिज के इस्तेमाल से तरह तरह के मशीन बनाएंगे, तरह तरह के मतलब क्या करेंगे, खनिजों का इस्तेमाल से तरह तरह के मतलब उपकरण बनाएंगे। खनिज क्या होता है, कोयला होता है, उसके बाद बॉक्साइट वगैरह होता है, ये सब लोहा का उत्पादन है, उसके बाद सोना चांदी जो भी होता है, ये सब क्या है, खनिज है, जहां से भी इसकी प्राप्ति होती है, खदान से प्राप्ति होती है, सब क्या खनिज है। तो ये सब अगर किसी देश के पास होंगे तो ये हो सकता है कि वो देश तरक्की नहीं कर पाए। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्राकृतिक खनिज, यानी एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो तीनों चीज पर निर्भर करेगा, उसके पास पूंजी भी होना चाहिए, बाजार भी होना चाहिए, उसके बाद प्राकृतिक खनिज भी होना चाहिए। ये नहीं कि पूंजी है, पूंजी नहीं है, अगर उसके पास प्राकृतिक खनिज है तो उसको खनिज को निकालने पे भी उसके पास अगर पैसा नहीं है, पूंजी को एक तरह से यानी खनिज को खदान से निकालने में भी अगर पैसा नहीं है तो पूंजी नहीं फंसा पाएंगे, तो कोई मार्केट कोई मतलब बड़ा चीज बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। चलिए ठीक है, मान चलते हैं उसके पास पूंजी भी है, उसके बाद प्राकृतिक संसाधन भी है, ठीक है। तो पूंजी लगा करके प्राकृतिक संसाधन का क्या किया, उसको प्राकृतिक संसाधन को खदान से निकाला, खोद करके कोयला वगैरह जो भी है उसके पास उसको निकाला, उसके बाद मशीन बनाया, तरह तरह के उपकरण बनाए। वो सब बनाने के बाद उसको पता चला कि उसके पास बाजार ही नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी होता है, बाजार भी क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास जो होगा तीनों पर निर्भर करता है, कैपिटल, रिसोर्स, साइज ऑफ मार्केट, नेचुरल अमाउंट्स, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। यानी 12वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। देखिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि क्या एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा यार सब कोई मतलब हर एक माइंड का सब कोई मेरा वीडियो जो है सब कोई देखता है ना। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर एक तरह से मेरा बोलना है एक तरह से बेकार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो हमको भी थोड़ा सा सफिशिएंट मिलता है, हमको भी थोड़ा सा एक तरह से जो होता है तसल्ली मिलता है, ठीक है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन करा कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, ठीक है, लाभ अर्जित करना या फिर गलाकाट प्रतियोगिता या फिर नियंत्रण मुक्त अर्थव्यवस्था या फिर अधिकतम लोक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, हाँ थोड़ा सा ध्यान लगाइए। आपको मैंने बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें लोगों का यानी एक तरह से निजी प्रॉपर्टी को यानी निजी स्वामित्व को ज्यादा प्रायोरिटी यानी प्रधानता दी जाती है। उसके बाद इसका अगुवाई कर रहा था अमेरिका और समाजवादी का कौन कर रहा था, यूएसएसआर। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें लोगों का भलाई को यानी समाज की भलाई को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है और ज्यादा से ज्यादा आर्थिक क्रियाकलाप की जाती है लोगों के भलाई को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम लोक कल्याण। आपका ऑप्शन डी में दिया है, क्या हो जाएंगे, अधिकतम लोक कल्याण जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज, क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, ठीक है। वेलफेयर का मतलब समझते हैं, कल्याण, कल्याण का मतलब क्या होता है, वेलफेयर यानी जो भी मतलब मदद की जो काम होते हैं या फिर जो भी उसका समाज में भलाई की जो काम होती है उसको कहते हैं कल्याण, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार पढ़ा जाता है। उपभोक्ता व्यवहार यानी कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीड इन, सिंपल सी बात है, ये मैं आप लोगों को बताया था समष्टि अर्थशास्त्र का यानी परिचय में और व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी परिचय में, दोनों चैप्टर में आप लोगों को बता दिया हूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी 14 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करा कि उपयोगिता की माप की जा सकती है। यूटिलिटी इज मेजर्ड बाय एक्सचेंज ऑफ कम्युनिटीज, सेल्फ ऑफ कम्युनिटी, बाय मनी या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। वस्तुओं के विनिमय द्वारा या फिर वस्तु के चमक द्वारा या फिर मुद्रा द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। उपयोगिता की जो माप की जाती है वो मुद्रा के द्वारा की जाती है, कि मतलब किसके द्वारा, मुद्रा के द्वारा उपयोगिता की क्या की जाती है, माप की जाती है। इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करा कि गोसेन का प्रथम नियम है, गोसेन का प्रथम नियम यानी विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन, मांग का नियम या फिर सम सीमांत उपयोगिता नियम या फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या फिर उपभोक्ता की बचत नियम, ठीक है। तो गोसेन का जो प्रथम नियम है वो हो जाएंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम यानी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, ह्रास नियम क्या होता है, ये सारा चीज आप लोगों को मैं बता दिया हूं। एक तरह से जो चैप्टर है आपका उसमें चैप्टर में पूरा तरह से इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है थ्योरी में पूरा तरह से आपको बता दिया गया, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक, ये जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज प्रोपोर्शनल जो है प्रोपाउंडेड बाय, किसी के द्वारा मतलब जो है ये प्रतिपादन इसका प्रतिपादन हुआ सम सीमांत उपयोगिता नियम का। ये जो प्रतिपादन हुआ ये किसके यानी गोसेन के द्वारा हुआ, यानी गोसेन साहब ने इसका क्या किया, प्रतिपादन किया। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन, आप थोड़ा सा टर्न लेता है आपका, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन करा कि सीमांत उपयोगिता की गणना हम करते हैं यानी वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी एज, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पूछ दिया। तो सीमांत उपयोगिता की जो गणना की
जाती है वो डेल टी यू बाई डेल क्यू, डेल टी यू बाई डेल क्यू। डेल टी यू मतलब टोटल यूटिलिटी, डेल क्यू आपको इंडिकेट करता है डेल टी यू का बराबर हो जाएगा डेल टी यू का मतलब क्या होगा, यहाँ टी यू का मतलब होगा टोटल यूटिलिटी और क्यू का मतलब होगा यानी जो क्वांटिटी होती है, जो यूनिट होती है, जो अर्थव्यवस्था में जो भी आप यूनिट इस्तेमाल किए वो यूनिट को इंडिकेट करता है क्यू। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता यानी टी यू टोटल यूटिलिटी अधिकतम होता है तब सीमांत उपयोगिता यानी एम यू क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य, इनमें से कोई नहीं। when the total utility TU becomes maximum then marginal utility is, ठीक है, तो ये जो होती है ये क्या होती है, धनात्मक, क्या होती है, सॉरी ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जब कुल उपयोगिता अगर TU अगर ज्यादा होगा तो MU क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सत्य है, निम्न में से कौन सत्य है, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। तो ये कौन सत्य है, ऑप्शन आपको दिया जा रहा है TU तब उच्चतम होता है जब तक MU धनात्मक होता है। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन करा कि देखिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑल ऑफ दिस, यानी टीयू तब तक उच्चतम होता है जब एमयू जीरो होता है, टीयू तब गिरने लगती है जब एमयू ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको याद रखना है। अब 21 नंबर क्वेश्चन, अब थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, सिंपल सी बात है, आरबीआई को क्या कहा जाता है, भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कॉमर्शियल बैंकों को क्या देते हैं, लोन देते हैं, कॉमर्शियल बैंकों को लोन देने का काम करते हैं, ऋण देने का काम करते हैं, उसको समय समय पर उसको हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, विच इज नोन एज बैंक ऑफ बैंक्स इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से 21वां नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। प्राथमिक कार्य का मतलब होता है पहला काम, प्राथमिक का सिंबल सी बात है, प्राथमिक कार्य का मतलब होता है पहला काम, तो सबसे पहला काम मुद्रा का क्या है, which one is included in the primary function of money। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज या फिर मेजर ऑफ वैल्यू या फिर बोथ एक वन और टू या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो मुद्रा की जो प्राथमिक कार्य होते हैं वो होते हैं किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का मूल्य का मापन करना। सिंपल सी बात है, जब आप मार्केट जाते हैं, जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, जब आप राशन लेने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी चीज का मूल्य पूछते हैं। ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट विनिमय कर लेते हैं, कहने का मतलब ये कि ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट आप उठा करके लेके आ जाते हैं। सबसे पहले आपको उसका क्या करना पड़ता है, मूल्य का मापन करना पड़ता है, तभी आप उसका विनिमय कर सकते हैं, उसको लेन देन कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो प्राथमिक कार्य नहीं प्राइमरी फंक्शन यानी मनी क्या हो जाएंगे, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, तो क्या हो जाएंगे, मेजर ऑफ वैल्यू। सबसे पहले मूल्य को मापेंगे, ऐसे उठा करके नहीं तो फिर पीछे ही पड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 22वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है 22वां नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन करा कि देखिए विनिमय का जो माध्यम होता है, देखिए विनिमय का माध्यम का कहने का मतलब ये होता है कि एक तरह से विनिमय के साधन को क्या करते हैं, एक तरह से मतलब इजी बना देते हैं। विनिमय के माध्यम को क्या करते हैं, विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन, और ये जो जरिया होता है इसको क्या कर देते हैं, इजी बना देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन मुद्रा का द्वितीय कार्य है, निम्न में से कौन मुद्रा का द्वितीय कार्य है, तो मूल्य का हस्तांतरण और मूल्य का संचयन यानी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये दोनों जो है मूल्य एक तरह से मुद्रा का क्या है, द्वितीय कार्य। ठीक है, इस तरह से 23वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। 24 नंबर क्वेश्चन करा कि मुद्रा कार्यों में सम्मिलित है मूल्य निर्धारण या फिर मूल्य का संचय या फिर विनिमय का माध्यम या फिर उपयुक्त सभी, तो मुद्रा के कार्य जो हो जाएंगे ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, मूल्य निर्धारण, मूल्य का संचयन और विनिमय का माध्यम। द फंक्शंस ऑफ मनी इंक्लूड्स वैल्यू डिटर्मिनेशन, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, तो निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, ये हो जाएंगे मूल्य का स्थिरीकरण। क्या हो जाएंगे, मूल्य का स्थिरीकरण। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु जो है, किसी भी वस्तु का जो एक तरह से दाम होता है, कीमत जो होता है, वो उसको बढ़ाना या घटाना ये मुद्रा का काम नहीं होता। मान चलिए अगर 1 kg चावल है, उसका मूल्य अगर 20 रुपये से अगर 40 रुपया हो जाता है, तो ये जो 40 रुपया हुआ, तो ये 40 रुपये क्यों हुआ, क्योंकि अगर चावल की खेती अगर कम होगी तो इसका ऑटोमेटिकली दाम बढ़ जाएगा। तो इसमें रुपया का कोई रोल नहीं होता, मुद्रा यानी करेंसी का कोई रोल नहीं होता किसी चीज का, वस्तु का दाम घटाने या फिर बढ़ाने में। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, यानी किसी भी मूल्य का स्थिरीकरण, किसी भी मूल्य को, किसी भी वस्तु का मूल्य को स्थिर करके रखना ये मुद्रा का काम नहीं होता। यह होता है यानी सिचुएशन पर, माहौल पर डिपेंड करता है कैसा उसका उत्पादन होता नहीं होता। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है वो कौन सा बैंक है, तो भारत का सबसे बड़ा बैंक जो हो जाएंगे बैंक ऑफ इंडिया, यानी 26वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ हम जो यूज कर रहे हैं, 1 नंबर आपको रोमन में दिया है, ठीक है, 2 नंबर रोमन में दिया, इस तरह से हम ए बी करके हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इजी लगता है बोलने में, ए बी हम लोग यूज करते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है, भारत में जो करेंसी नोट जारी करने का जो अधिकार है वो आरबीआई को है, इसके अलावा किसी को नहीं है। अगर आरबीआई के अलावा अगर किसी कोई और संस्था अगर करती है तो उसको डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। ठीक है, तो 27 नंबर का क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता है, क्योंकि आरबीआई जो और सरकार का मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, और सरकार के जितने भी अंडर काम होते हैं या फिर इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है उसमें एक तरह से महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण जो एक तरह से जो भी होते हैं सलाह होते हैं वो प्रोवाइड की जाती है आरबीआई की तरफ से। और आरबीआई जो होता है वो क्या करता है, एक तरह से करेंसी नोट जारी करता है, और सिक्का जो जारी करता है वो भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। मौद्रिक नीति संबंधित है लोक व्यय कर या फिर लोक ऋण या फिर खुला बाजार नीति। तो ये जो मौद्रिक नीति संबंधित है ये खुला बाजार नीति से संबंधित है। किससे, खुला बाजार नीति से संबंधित है, यानी ओपन मार्केट पॉलिसी से संबंधित है। क्वेश्चन करा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, वाणिज्य बैंक या फिर केंद्रीय बैंक या फिर अवाणिज्य बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एक है वाणिज्य बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक है। व्हाट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सही है, कौन सही है निम्न में से। 31वां नंबर क्वेश्चन, इसमें जो सही हो जाएंगे एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 नहीं है, आई है। ठीक है, आई हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से 31वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। अब एपीएस प्लस एपीसी प्लस एपीएस बराबर क्या हो जाएंगे, तो एपीएस प्लस एपीसी 32वां नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया, तो ये हो जाएंगे 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएंगे। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को अगर कनेक्ट तरह से ऐड कर देंगे तो वो वैल्यू जो निकलेगा वो किसके बराबर, 1 के बराबर निकलेगा। एमपीसी की मान है, एमपीसी की मान जो होती है, वैल्यू ऑफ एमपीसी ये कितना होती है। ठीक है, 1 होती है, वो होती है फिर 0 से अधिक या फिर 1 से कम या फिर इन्फिनिटी होती है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो होती है 0 से अधिक और 1 से कम होती है। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपको पूछा जा रहा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये चीज आपको पूरा तरह से पढ़ा दिया गया है राष्ट्रीय आय का लेखांकन में। राष्ट्रीय आय का लेखांकन आप चैप्टर याद कीजिए, वहां आपको पूरा तरह से बता दिया गया था फॉर्मूला के साथ एनएनपी जीडीपी एनएनपी जीएलपी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, इसका फॉर्मूला वो हो जाएंगे, इसका जो फॉर्मूला हो जाएंगे वो हो जाएंगे जीएनपी एट मार्केट प्राइस घटा कर देंगे ह्रास यानी मूल्य ह्रास जो होता है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट कराएगी, निम्न में से कौन एक सही है, निम्न में से कौन एक सही है, विच इज 1 करेक्ट मल्टीप्लायर। के मल्टीप्लायर की बात की जा रही है, तो के मल्टीप्लायर जो होता है वो कौन होता है, वो कौन सा सही हो जाएंगे, वो हो जाएंगे के बराबर 1/एमपीएस। क्या हो जाएंगे, के बराबर 1/एमपीएस। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सही है, निम्न में से कौन एक सही है। ठीक है, ये फिर उपयुक्त सभी y बराबर सी प्लस आई। तो 36वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे उपयुक्त सभी, y बराबर o बराबर n, उसके बाद सी प्लस s बराबर सी प्लस आई। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं, विच who is known as फादर्स ऑफ इकोनॉमी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, मार्शल माल्थस या फिर एडम स्मिथ या फिर जॉन रॉबिन्स। तो चैप्टर हम लोग अर्थशास्त्र शुरू करने से पहले ही जो चैप्टर आपका शुरू हुआ था अर्थशास्त्र का परिचय, उसी में हम बता दिए थे एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ कौन है, कहाँ क्या करते हैं, पूरा डिटेल्स के साथ थोड़ा बताया गया था। तो एडम स्मिथ को क्या कहे जाते हैं, अर्थशास्त्र का फादर यानी पिता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्पादन का घटक है, भूमि, पूंजी या फिर श्रम या फिर उपयुक्त सभी। सिंपल सी बात है, तीनों घटक है, भूमि रहेगा तभी कोई चीज का उत्पादन होगा, पूंजी रहेगा तभी होगा, श्रम यानी श्रमिक होकर काम करेंगे तभी किसी चीज का उत्पादन होगा। ये जो हो जाएंगे निम्न में से कौन उत्पादन का घटक है, तो उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ दिस क्या है, मतलब उत्पादन का घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दिस लैंड कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, प्रत्येक चक्कर है। ठीक है, यानी डायरेक्ट कर कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स कौन सा, आयकर या फिर उपहार कर या फिर ए और बी या फिर इनमें से कोई। तो इसमें जो प्रत्येक चक्कर हो जाएंगे ये आयकर भी हो जाएंगे और उपहार कर भी हो जाएंगे। इसमें डायरेक्टली सरकार के जो इनकम टैक्स जो ऑफिसर जो होते हैं, जो टीम होते हैं, वो डायरेक्टली इसमें इनकम लेने आते हैं, मतलब कर टैक्स लेने के लिए आते हैं, चाहे वो आय पर हो या फिर उपहार कर हो। ये दोनों क्या होते हैं, प्रत्येक चक्कर यानी डायरेक्ट टैक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 करा कि निम्न में से कौन पर अप्रत्यक्ष चक्कर है। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट कर, आयकर या फिर उपहार कर या फिर बिक्री कर, तो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, बिक्री कर जो वह क्या इनडायरेक्ट कर
कर, बिक्री कर मतलब सामान जो खरीदते हैं आप, कोई भी सामान अगर खरीद के लाते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है अंग्रेजी में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। कहने का मतलब ये कि सरकार पूरा टैक्स के साथ वो सामान आपसे लेती है, सामान आपको देती है। अगर किसी चीज को आप 10 रुपया में खरीदते हैं तो वो 10 रुपया में सरकार जो 10 रुपया जो दिए राशन वाले को दिए, राशन का दुकान में वो 10 रुपया आप पे किए, तो उसी में से सरकार क्या लेगा, जीडीपी लेगा, टैक्स लेगा, जीडीपी जो रहेगा जितना भी जो होता है उसका वो सारा चीज उसी में बैठा हुआ रहता है, क्योंकि आपका वो सामान में वहां लिखा हुआ देखेगा नहीं रहता है कहीं कि इनक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी सभी करों से। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, लगभग आपका टोटल कितना, लगभग 40 क्वेश्चन कवर किया। आपका जो इकोनॉमिक्स है 40 क्वेश्चन कवर किया, और 40 क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स आपका यूनिक सब्जेक्ट है और थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझना पड़ता है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, उतना ध्यान से नहीं समझेंगे, उसको आपको एक तरह से याद रखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइंड लगता है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स अपने आप में एक महान सब्जेक्ट है, ये किसी से रिलेटेड नहीं है। आप देखिए, आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में आपको मिला जुला हुआ मिलेगा इसमें पॉलिटिकल में, ठीक है, और पॉलिटिकल का बहुत सारा चीज होता है कि, या फिर हिस्ट्री का बहुत सारा चीज होता है कि वो ज्योग्राफी में मिलेगा, लेकिन ये इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है ये किसी से मेल नहीं खाता। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है बिल्कुल अलग थलग सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट होकर के माइंड लगा करके आप थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। और आप लोग का इकोनॉमिक्स का मात्र 3 सब्जेक्ट है, 3 चैप्टर बचा हुआ, वो 3 चैप्टर हम लोग पूरा तरह से कंप्लीट कर लेंगे, पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद दुक्कर जहां चलेगा एकदम, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं। और रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिए।